इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में आदर्शवाद के बजाय व्यवहारिकता को विदेश नीति में ज्यादा महत्व दिया गया। इसीलिए रूस के समर्थन को व्यवहारिक कदम माना जा रहा है। वहीं शीत युद्ध के समय भारतीय विदेश नीति को आदर्शवाद से जोड़कर दुनिया के सामने रखा गया है। ऐसे में नरेंद्र मोदी की विदेश नीति को लेकर दुनिया के देशों का अचंभित होना स्वाभाविक सा ही है। सामरिक और सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर भारत के फैसले को गलत भी नहीं ठहराया जा सकता। इसीलिए देश के विपक्षी दल इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल से ही घोषित तौर पर विदेश नीति में आमूलचूल बदलाव नजर आया। इसे विदेश नीति की भाषा में मोदी डॉक्ट्रिन के नाम से जाना जाता है। इस नीति के तहत पंचशील, गुटनिरपेक्षता और अहिंसा की जगह विश्व बिरादरी में अहम भूमिका निभाने की महत्वाकांक्षा को बल दिया गया। शांति और अहिंसा के सिद्धांत की जगह शक्ति ने ले ली। पड़ोसी देशों से संबंध बेहतर बनाने के लिए सार्क के साथ साथ बिम्स्टेक जैसे संगठनों को मजबूत करने का फैसला लिया गया। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाने के मकसद से क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल समूह से भारत ने संबंध बढ़ाए। भारत शंघाई सहयोग संगठन का भी हिस्सा बना तो रूस, अमेरिका और चीन के राष्ट्रपतियों से भी दोस्ताना रिश्तों की गूंज देश के घरेलू राजनीति में सुनाई दी जाने लगी। लेकिन ये भी कहा जाता है कि भारत स्वतंत्र और स्वायत्त विदेश नीति की राह से भटक गया। आइए डालते हैं एक नजर मोदी युग के विदेश नीति पर। नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री पद की शपथ में सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया था। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे। यहीं से नरेंद्र मोदी ने बतौर पीएम ये साफ कर दिया था कि विदेश नीति को लेकर भी उनकी सरकार अब एक नई राह चुनेगी और पड़ोसी देशों से संबंधों की बेहतरी मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। हालांकि ये मनमोहन सिंह सरकार की विदेश नीति का ही हिस्सा माना जाता था। इसके अगले ही साल 2015 में तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकर ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज में भारत, अमेरिका और चीन पर फुलटन लेक्चर दिया था। उन्होंने इसमें कहा था कि आज का भारत दुनिया की बड़ी ताकत बनना चाहता है, न कि बैलेंसिंग पावर। उन्होंने कहा था कि इसलिए भारत आज बड़ी वैश्विक जिम्मेदारी निभाने को तैयार है। जयशंकर के इस बयान में प्रधानमंत्री मोदी की सोच की झलक थी। मोदी ने पहले कार्यकाल की शुरुआत के बाद अपने वरिष्ठ राजनयिकों से कहा था कि वो भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बनाने में योगदान दे। देश को बैलेंसिंग पावर की भूमिका तक सीमित न रखा जाए। उनकी सरकार के 100 दिन पूरे होने से पहले ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मुहिम तेज हो गई। चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने प्रतिनिधियों को नई दिल्ली भेजकर द्विपक्षीय रिश्तों को आगे बढ़ने की पहल भी की। फ्रांस ने राफेल लड़ाकू विमान की खरीद की प्रक्रिया को आगे बढ़ने की भी पेशकश की। वहीं पीएम मोदी ने यूपी सरकार की लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदलते हुए आसियान और पूर्व एशियाई देशों से संबंध मजबूत करने की हिमायत की। पीएम मोदी ने पहले कार्यकाल में बहुत सी विदेश यात्राएं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 बार अमेरिका गए और प्रवासी भारतीयों को खास तौर पर अपनी यात्रा के केंद्र में रखा। अमेरिका में मोदी मोदी के नारों की गूंज भारत के गांवों तक सुनाई दी। अमेरिका से रिश्ते मोदी जी के कार्यकाल में नई ऊंचाई पर पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत यात्रा पर आए और दोनों के बीच निजी दोस्ती की तस्वीरों का देशी राजनीति में खासा लाभ उठाया गया। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से तो पीएम मोदी की निजी केमिस्ट्री की तो दुनिया भर में चर्चा रही। पीएम मोदी ने अमेरिका में भी प्रवासी भारतीयों को लेकर ट्रंप के चुनाव प्रचार के मकसद से एक कार्यक्रम किया। पीएम मोदी के कार्यकाल में इजराइल से भी रिश्ते प्रगाढ़ हुए। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का इजराइल से खासा लगाव माना जाता है। भारत को भी इजराइल समर्थक माना जाने लगा।
भारत ने भी फिलिस्तीन को समर्थन देने की नीति छोड़ दी तो इजरायली कंपनी से जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस खरीदने का आरोप भी मोदी सरकार पर लग रहा है। पिछले 7 सालों में चीन, रूस और फ्रांस की भी 5-5 यात्राएं की तो जर्मनी, जापान और सिंगापुर 4-4 बार गए। श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरत भी पीएम मोदी 3-3 बार जा चुके हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि मुस्लिम देशों में भारत की बिगड़ी छवि के बावजूद संयुक्त अरब अमीरत से संबंध बेहतर हुए। मार्च 2019 में इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC के उद्घाटन सत्र को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया और सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरत के साथ भारत के संबंधों ने नई ऊंचाइयों को छुआ, जिसके कारण खाड़ी के तेल के प्रमुख ग्राहक के रूप में भारत को राजनीतिक और आर्थिक लाभ मिलना तय माना जा रहा है। वहीं जब भारत के पड़ोसियों पर चीन के बढ़ते असर की वजह से नए पड़ोसी तलाशने शुरू किए। दूसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में बिम्स्टेक देशों के राष्ट्राध्यक्षों को मोदी जी ने आमंत्रित किया। इस संगठन में बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान शामिल है। बीते कुछ सालों से भारत सरकार अपनी विदेश नीति में बिम्स्टेक को प्रमुखता दे रही है। मोदी सरकार के इस संगठन की ओर ध्यान देने से पहले कुछ ही देशों ने इस संगठन का नाम सुना था। दरअसल इस संगठन ने सार्क देशों के संगठन की जगह ली है। सार्क के सदस्य देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। तकलीफ की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर देशों पर चीन का दबदबा है। बहरहाल मोदी के कार्यकाल की सबसे बड़ी कमजोरी चीन से रिश्तों को लेकर मानी जाती है। हालांकि मोदी ने बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री 4 बार और प्रधानमंत्री बनने के बाद चीन की 5 बार यात्रा की और 18 बार मुलाकातें की। यहां तक कि शी जिनपिंग ने भी भारत के दौरे किए। पीएम मोदी ने मल्लपुरम में भी शी जिनपिंग की मेजबानी की। इन सारी कोशिशों से भी चीन नहीं पसीजा। चीन से रिश्ते डोकलाम विवाद के बाद ही बिगड़ते चले गए। फिर अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ और गलवान घाटी में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच हिंसक झड़पों से हालात बिगड़ते चले गए, जिसे लेकर देश की विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार को लगातार घेरती रही है। इनका आरोप है कि चीन हमारी सीमा के भीतर घुसा बैठा है और मोदी सरकार सुनने को भी तैयार नहीं है। वहीं मोदी डॉक्ट्रिन की सबसे बड़ी नाकामी अफगानिस्तान के मामले में कोई भूमिका न निभा पाने की है, जबकि पीएम मोदी के कार्यकाल में भारत ने अफगानिस्तान की खासी मदद की थी। लेकिन तालिबानी सरकार बनने में पाकिस्तान और चीन की भूमिका प्रमुख रही। लेकिन इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि इस दौरान चीन, पाकिस्तान और रूस की एक नई धुरी बनती दिखाई दे रही है, जिसको नजरअंदाज करने का मोदी सरकार पर आरोप लग रहा है। ऐसे में मोदी की विदेश नीति की अग्नि परीक्षा अब शुरू हुई है। भारत रूस का अपरोक्ष तरीके से समर्थन कर रहा है ताकि उसे चीन को साधने में आसानी रहे। लेकिन इस नीति के अपने नफे और नुकसान भी हैं। सवाल ये है कि चीन की विस्तारवादी नीति से क्या शक्ति पर आधारित विदेश नीति से निपटना संभव है, जो मोदी सरकार की विदेश नीति का मुख्य आधार है। वहीं रूस के साथ पाकिस्तान की नजदीकियां भी भारत के लिए तकलीफदेह है, क्योंकि अमेरिका के पाकिस्तान को लड़ाकू विमान देने का भारत ने विरोध किया था और आए दिन पाकिस्तान को लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से उलझते नजर आते हैं। ऐसे में रूस कहां तक भारत के हितों की रक्षा कर पाएगा। लिहाजा बड़ी भूमिका अदा करने की महत्वाकांक्षा वाली मोदी की विदेश नीति आगे की विश्व राजनीति में कितनी सफल हो पाएगी, कहना कठिन है। अंशुमन त्रिपाठी, APN।